डियर स्टूडेंट, इस क्लास का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। देखो, इसको पढ़ने से पहले आप लास्ट क्लास को एक बार रिवाइज करेंगे कि आपने क्या क्या पढ़ लिया था। फीमेल जेनाइटल ऑर्गन पढ़ लिए थे। फीमेल जेनाइटल ऑर्गन आपने पढ़े गायनिक के अंदर, है ना। और आपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ा, आपने प्यूबर्टी पढ़ी, और आपने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। आपने पढ़ा स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस एंड oogenesis। oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस से बने स्पर्म और oogenesis से बना ओवम। आई बात समझ में। यहाँ पे स्पर्म के बारे में थोड़ा बहुत आप याद रखेंगे। देखो, स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल्स कौन सी होती है? स्पर्म। और ओवम के बारे में आप याद रखेंगे, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब ओवम केवल फीमेल में पाया जाता है, मेल में तो पाया नहीं जा सकता। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कि लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ओवम और स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज स्पर्म, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट सेल ऑफ फीमेल तो ओवम, और पूछा जाए लार्जेस्ट सेल ऑफ द मेल, अब मेल में तो ओवम होता नहीं है, तो फिर मेल में क्या लिखोगे आप? तो लार्जेस्ट सेल ऑफ मेल। अगर ऑप्शन के अंदर ओवम ना हो, मेरी बात सुनना, मेल में ओवम नहीं होता है, तो आपके पास में लार्जेस्ट सेल ऑफ द मेल होगी न्यूरॉन। लार्जेस्ट सेल ऑफ द मेल इज न्यूरॉन। यहां पे एक बात और ध्यान देंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ऑप्शन के अंदर जो है ओवम नहीं है और ऑप्शन के अंदर न्यूरॉन है, तो आपके पास उस टाइम पे लार्जेस्ट सेल कौन सी होगी? न्यूरॉन होगी। ध्यान रखना, अगर ऐसे पूछा जाए लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी और ऑप्शन में ओवम हो, तो उस वक्त पे लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी ओवम होगा। और अगर लिखा हुआ है लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी और ऑप्शन के अंदर ओवम नहीं है, न्यूरॉन लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन में आंसर होगा न्यूरॉन। और ओवम और न्यूरॉन दोनों है ऑप्शन के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर लार्जेस्ट सेल होगी ओवम। ध्यान रखना। और अगर मेल का पूछ ले कि लार्जेस्ट सेल ऑफ द मेल बॉडी, तो मेल की जो लार्जेस्ट सेल होगी वो न्यूरॉन होगी, और मेल की जो स्मॉलेस्ट सेल होगी वो क्या होगी? स्पर्म, है ना। इसी तरीके से फीमेल की जो स्मॉलेस्ट सेल होगी, स्मॉलेस्ट सेल प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स ना। प्लेटलेट्स, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज स्पर्म, आई बात समझ। पूछ लिया गया स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, स्पर्म ऑप्शन में नहीं है, उस वक्त ऑप्शन प्लेटलेट्स होगा। और अगर स्पर्म और प्लेटलेट्स दोनों ऑप्शन है, उस वक्त भी ऑप्शन जो है आपका स्पर्म होगा। आपको स्पर्म को प्रायोरिटी देनी है, स्पर्म ना हो तब प्लेटलेट है, स्मॉलेस्ट सेल, है ना। और अगर फीमेल का नाम आ गया तो फीमेल में तो स्पर्म होता नहीं है, फिर कौन सी स्मॉलेस्ट सेल होगी? प्लेटलेट्स होगी। आई बात समझ में। अब आप बात करेंगे स्पर्म की। अगर स्पर्म की लाइफ स्पान की बात करें तो लाइफ स्पान होता है इसका
स्पर्म का 48 टू 72 आवर्स। और ओवम की बात करें हम लोग तो ओवम की लाइफ होती है 12 से 24 आवर्स। आई बात समझ। ओवम बनने में जो है स्पर्म बनने में कितना टाइम लगता है? स्पर्म बनने में 61 डेज लगते हैं, जबकि ओवम बनने में में 6 से 8 दिन लगते हैं, 6 से 8 दिन। और ये भी क्या है? हैप्लॉइड सेल है। हैप्लॉइड का मतलब इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। और ये भी आपके पास में हैप्लॉइड सेल है। हैप्लॉइड सेल है, इसमें भी कितने? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्लियर? तो ये तो था जनरल बातें ओवम और स्पर्म के बारे में। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अपना टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। सबसे पहले बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, स्पर्म एंड ओवम का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस की बात करते हैं ना। स्पर्म और ओवम का मिलना क्या कहलाता है? आपके फर्टिलाइजेशन कहलाता है। स्पर्म और ओवम का मिलना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। अब देखिए होता क्या है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन में, बात करते हैं हम आगे। देखिए होता क्या है, देखो कि मेल के जेनाइटल ऑर्गन से स्पर्म रिलीज होते हैं। किसमें? फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन में। किसके द्वारा? वेजाइना के द्वारा। फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन में स्पर्म रिलीज करता है मेल पेनिस से। तो 1 ml स्पर्म में, सॉरी 1 ml सीमन के अंदर, सॉरी सीमन में 20 लाख स्पर्म होते हैं। 20 लाख स्पर्म जो है इजेकुलेट किए जाते हैं। इसमें से 20 लाख में से 1000 या 1000, ये यहाँ पे 20 लाख स्पर्म जो है निकालते हैं। 20 लाख स्पर्म इजेकुलेट होते हैं और 20 लाख में से जो है 1000 कहाँ तक पहुंचते हैं? फॉलोपियन ट्यूब तक। 1000 ऑफ स्पर्म रीच टू फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब पे पहुंचते हैं 1000। और 1000 में से 200 से 500, 200 टू 500 स्पर्म ओवम तक पहुंचते हैं। ओवम कहाँ पर है? ओवम होता है एम्प्ला पार्ट में। यहाँ पर ओवम है फैलोपियन ट्यूब के एम्प्ला पार्ट में। तो यहाँ पर कितने पहुंचते हैं? 200 से 500 स्पर्म। आई बात समझ में? अब आपको यहाँ पे देखो थोड़ी सी एक चीज ध्यान रखनी है। पहुंच गए, ये फैलोपियन ट्यूब, बड़ी फैलोपियन ट्यूब बना देता हूँ मैं यहाँ पे, और ये यहाँ पर ओवम है। तो ओवम के आपने देखा होगा मेनली 3 लेयर। बाहर के साइड में क्या होता है? कोरोना रेडिएटा की सेल्स होती है। ये आपके पास में कोरोना रेडियाटा, ये आपके पास में जोना पेलिसुडा, जोना पेलुसिडा, और अंदर वाली
विटेलाइन मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन। अब यहां पर पहुंच गए आपके स्पर्म, 200 से 500 स्पर्म यहां पे पहुंच गए। अब होता क्या है देखो, ये जो बाहर वाली लेयर है, ये बाहर वाली जो लेयर है जोना पेलिसुडा, इस बाहर वाली लेयर में एक एसिड पाया जाता है। यहाँ पे जोना पेलिसुडा पे एक एसिड पाया जाता है, जोना पेलुसिडा कंटेन एसिड, जिसको बोलते हैं हाइल्यूरोनिक एसिड, हाइल्यूरोनिक एसिड। और स्पर्म के जो है हेड पर, इस स्पर्म के हेड पर, जब आप स्पर्म के हेड को देखोगे तो इस हेड पे एक्रोसोम्स पाए जाते हैं, मैंने पढ़ा दिया ये। और जो एक्रोसोम होते हैं एक एंजाइम निकालते हैं जिसका नाम है हाइल्यूरोनिडेज, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम निकालते हैं। वो हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम जो है इस जोना पेलुसिडा को, इस जोना पेलुसिडा को गला देते हैं, इस हाइल्यूरोनिक एसिड को खत्म कर देते हैं। ये जो एक्रोसोम है, हेड पे एक्रोसोम्स पाए जाते हैं स्पर्म के हेड पर, और स्पर्म के हेड पर जो एक्रोसोम, देखो यहाँ पे देखेंगे एक बार, ये ओवम, ये बार वाली जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, और यहाँ पर आ गया स्पर्म। अब स्पर्म जो है एक एंजाइम निकालेगा जिसका नाम है हाइल्यूरोनिक एसिड, हाइल्यूरोनिक, सॉरी हाइल्यूरोनिडेज, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। और हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम की वजह से ये हाइल्यूरोनिक एसिड क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ये जोना पेलुसिडा क्या हो जाएगी, इस स्पर्म के लिए ओपन हो जाएगी। आई बात समझ में? और ये स्पर्म जो है इस हाइल्यूरोनिडेज की वजह से, इस हाइल्यूरोनिडेज की वजह से जो है जोना पेलुसिडा क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, और ये स्पर्म कहां पहुंच गया, अंदर। ये स्पर्म कहां पहुंच गया, अंदर। जैसे ही स्पर्म जो है अंदर ओवम के अंदर पेनेट्रेट हो गया, ओवम में स्पर्म चला गया, जैसे ही ओवम के अंदर स्पर्म चला जाता है तो जो जोना पेलुसिडा की लेयर है वो एकदम से टाइट हो जाती है। जैसे अंदर चला गया तो यहां पर क्या होगा, ओवम के अंदर, ओवम का जो साइटोप्लाज्म है इसमें कैल्शियम बढ़ जाएगा। ओवम के साइटोप्लाज्म में कैल्शियम बढ़ने की वजह से, ओवम के साइटोप्लाज्म में कैल्शियम बढ़ जाएगा। साइटोप्लाज्म मतलब जो अंदर सेल के अंदर जो प्लाज्मा भरा हुआ है ओवम के, उसमें साइटोप्लाज्म में कैल्शियम बढ़ जाता है, कैल्शियम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से, उस कैल्शियम की वजह से ये जो ओवम की बाहर की जो जोना पेलुसिडा है, जोना पेलुसिडा क्या हो जाती है, टाइट। जोना पेलुसिडा टाइट हो जाती है कैल्शियम की वजह से। और इस टाइट जोना पेलुसिडा को, या इस प्रोसेस को ओलिमा ब्लॉक भी कहते हैं, ओलिमा ब्लॉक, OLEMABOLK, ओलिमा ब्लॉक, या इसको जोना रिएक्शन भी कहते हैं, जोना रिएक्शन भी कहते हैं, ओलिमा ब्लॉक, जोना रिएक्शन, या इसको जोना हार्डनिंग भी कहते हैं, इस प्रोसेस को जोना हार्डनिंग। अब देखो इसका क्या काम है, जोना रिएक्शन होना, जोना हार्डनिंग होना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक स्पर्म अंदर जाते ही ये बाहर की लेयर क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, जिसकी वजह से एक से ज्यादा स्पर्म जो है ओवम के अंदर नहीं जाए। भाई बस बात समझ में, जिसकी वजह से एक से ज्यादा स्पर्म जो है ओवम के अंदर नहीं जाए। क्लियर? और जैसे ही,
जैसे ही इस ओवम के अंदर ये स्पर्म चला गया, तो जैसे ही ओवम के अंदर स्पर्म चला जाता है तो सेकंड मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन मतलब अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट हो जाता है। डिवीजन स्टार्ट, सेकंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट। अब देखो यहां पर जैसे ही ओवम के अंदर स्पर्म चला गया तो इसी को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइज्ड ओवम, फर्टिलाइज्ड ओवम, फर्टिलाइजेशन हो गया। ओवम के अंदर स्पर्म चला गया, यहीं पे क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन होगा सेकंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा इसमें, फर्टिलाइज्ड ओवम के अंदर। इसमें क्या होगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा, और सेकंड मियोटिक डिवीजन होने की वजह से, सेकंड मियोटिक डिवीजन होने की वजह से देखो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कब हो गया, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हो गया जब आपके सेकेंडरी ऊ साइड बना उस टाइम पे, है ना। आपने ऊ जेनेसिस में पढ़ा होगा कि म्यूटिक डिवीजन होता है जिसकी वजह से जो है आपके पास में जो ओवम बनता है उसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स रह जाते हैं। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन वहां पे हो गया, सेकंड कहाँ पे होगा, जब फर्टिलाइज हो जाएगा ओवम। तो फर्टिलाइज ओवम के अंदर क्या होगा, सेकंड म्यूटिक डिवीजन होगा, और सेकंड म्यूटिक डिवीजन की वजह से यहाँ पर दो चीजें बनेगी। एक तो बनेगा फीमेल प्रोन्यूक्लियस, और एक बनेगा आपके पास में सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी। इसके अंदर डिवीजन होगा, म्यूटिक डिवीजन, फर्टिलाइज्ड ओम है, फर्टिलाइज्ड ओम के अंदर म्यूटिक डिवीजन होने की वजह से दो चीजें बनेगी, एक तो फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनेगा और एक बनेगा आपके पास में सेकंड पोलर बॉडी। और ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस ही क्या बनाता है फिर, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। अब जो जाइगोट बना है इसके अंदर देखो, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स, 23 किसके, मेल के, और 23 किसके, फीमेल के। 23 कहां से है, स्पर्म के द्वारा, 23 कहां से है, ओवम के द्वारा। आई बात समझ में। और इसी जाइगोट को हम क्या क्या नाम से जानते हैं, देखो जाइगोट के बहुत सारे नाम है। इसको जो है हम लोग फर्टिलाइज्ड एग भी बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग भी बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड ओवम भी कहेंगे दूसरा नाम। इसको जो है हम लोग सिंगल सेल स्टेज भी बोलते हैं कि पहली सेल बन चुकी है, सिंगल सेल स्टेज। आई बात समझ में। अब देखो यहां पर एक बात समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देंगे कि जाइगोट बनने में कितना समय लगता है। तो सबसे पहले अगर आप लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल से या लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड से देखोगे, तो सबसे पहली बात है लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड से ओवम बनने में कितना टाइम लगेगा। आपके पास 14 डेज लगते हैं ओवम बनने में, 14 से 15 दिन मान लो, 14 डेज। तो आप क्या कहोगे कि आपके पास में देखो लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल से अगर जोड़ोगे तो कितने दिन लगेंगे, 14 से 15 दिन लगते हैं आपके जाइगोट बनने में। इसीलिए अगर आप मानते हो कि इसकी लाइफ कितनी होती है जाइगोट की, 0 से 2 वीक, 0 से 2 वीक तक का, यहां से लेकर देखो लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड से जोड़ते हैं उसको, 0 से 2 वीक तक की समय जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जाइगोट। जाइगोट का जीवन काल कितना होता है, 0 से 2 वीक, और ये एक सिंगल सेल स्टेज है। क्लियर। अगर वैसे बताएं हम लोग कि फर्टिलाइजेशन के कितने दिन के बाद जाइगोट बनता है, तो 0 डेज। फर्टिलाइजेशन से जोड़ेंगे तो 0 डेज, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब ओवम फैलोपियन ट्यूब में आएगा। तो अगर बोला जाए कि फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद जाइगोट बनता है, तो उसी दिन जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ है। और अगर एलएमपी से पूछा जाए तो 0 से 2 वीक। 0 से 2 वीक की जो एज है वो कौन सी होगी, जाइगोट। हमेशा ध्यान रखना, एक बात बता दें कि किसी भी, अगर मान के चलो किसी फीटस की अगर लाइफ चेक करोगे आप लोग, फीटस की लाइफ
तो वो ओवुलेशन से नहीं होगी, वो आपके लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड से गिनी जाती है। ये बताऊंगा मैं आपको आगे। एल जो है हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालेंगे, उस टाइम पे ये चीज़ आपको समझ में आएगी। यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि एक तरफ ओवम है, दूसरी तरफ स्पर्म है। ओवम और स्पर्म का मिलना क्या कहलाता है आपके? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन कब होगा? जब ओवम होगा। ओवम कब बनता है आपके? ओवम कब बनता है आपके? 14 डेज पे। कब बनता है आपके? 14 डेज पे। ओवम कब बनता है आपके? 14 डेज पे। तो 14 डेज पे ओवम बनेगा, 14 डेज पे स्पर्म आया, ओवम स्पर्म मिले तो फर्टिलाइजेशन हो गया। उसी दिन फर्टिलाइजेशन हुआ, उसी दिन क्या बन जाएगा? जायगोट। तो पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन होने के कितने दिन के बाद जायगोट बनता है? उसी दिन बनता है, 0 डेज पे, उसी दिन जायगोट बन जाता है। ये सिंगल सेल स्टेज है। कौन सा स्टेज है? सिंगल सेल स्टेज। अब क्या होगा देखो, अब ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये जायगोट बन गया, जायगोट के अंदर अब जो है माइटोसिस होगा। माइटोसिस का मतलब समसूत्री विभाजन। जायगोट में क्या होगा? माइटोसिस। जायगोट डिवाइड होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जायगोट डिवाइड होगा, पहले तो ये एक सेल था, ये एक सेल था जायगोट, और डिवाइड होकर कितनी सेल बना लेगा? 2 सेल बना लेगा। अभी बाहर क्या है इसके चारों तरफ? जोना पेलुसिडा है, ध्यान रखना। जोना पेलुसिडा एक कवरिंग है, हार्ड कवरिंग अभी है ना। तो जैसे जायगोट के अंदर डिवाइडेशन होगा, माइटोसिस का मतलब सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा, कितनी सेल बना लेगा? 2 सेल। 2 सेल, 2 सेल बना लेगा। कितनी सेल बना लेगा? 2 सेल, जिसको बोलते हैं हम ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर। और ब्लास्टोमियर बनने में कितना समय लगता है? 36 आवर्स लगते हैं। कितना लगता है? 36 आवर्स। उसके बाद ब्लास्टोमियर में फिर डिवाइडेशन होगा। ब्लास्टोमियर में फिर क्या होगा? डिवाइडेशन, लगातार डिवाइडेशन, बार बार डिवाइडेशन होगा, और एक क्लीवेज बन जाएगा। क्लीवेज का मतलब बार बार डिवाइडेशन होने की वजह से ना, बार बार डिवाइडेशन होगा। और ये डिवाइड होकर देखो, ये आपके पास में 2 से 4 सेल बनेगी। 2 से कितनी बनी? 4। 4 से कितनी बनेगी? 8। और 8 से कितनी बनेगी? 16। और 16 सेल की जो स्टेज होगी उसको हम बोलेंगे मोरूला। क्या बोलेंगे? मोरूला। और ये 16 सेल बनने में जो टाइम लगता है वो लगता है 96 आवर्स, मतलब 4 डेज। फर्टिलाइजेशन के चौथे दिन क्या बनता है? मोरूला। और इसको मोरूला को कब तक मोरूला कहेंगे देखो, जब तक 16 से 64 सेल्स रहती है हम क्या बोलते हैं? मोरूला। आई बात समझ में? अब ध्यान रखेंगे, ये सारा प्रोग्राम कहाँ पे हो रहा था? आपके फेलोपियन ट्यूब में। जाइगोट से लेकर पूरा का पूरा जो प्रोग्राम था कहाँ पे हो रहा था? फेलोपियन ट्यूब में। यहाँ तक कि जो जाइगोट डिवाइड हुआ, ब्लास्टोमियर बना, ब्लास्टोमियर से मोरूला बना, ये सब कहाँ पर होता? फालोपियन ट्यूब में हो रहा था, फालोपियन ट्यूब में। उसके बाद 16 से 64 सेल बनने के बाद, मोरूला बनने के बाद, ये कहाँ पे चला जाता है? यूटेराइन केविटी में। एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि कौन सी स्टेज जो यूटेराइन केविटी में जाती है फर्टिलाइज ओवम की, आप क्या कहोगे? मोरूला। कौन सी जाती है? मोरूला। मोरूला जो आपके यूटेराइन केविटी में चला जाता है। अब क्या होगा देखो, यूटेराइन केविटी के अंदर क्या होगा? छठे दिन, 4 दिन हो गए, 6 डेज ऑन यूटेराइन केविटी, 6 डेज इन यूटेराइन केविटी। यूटेराइन केविटी के अंदर छठे दिन कुछ चेंजेज होते हैं। क्या चेंजेज होते हैं? जो आपके यहाँ पे मोरूला बना था, ध्यान, जिसके अंदर कितनी सेल्स थी? 16 से 64 सेल्स थी। और उसके बाद एक कवरिंग थी जो थी जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा क्या हो जाती है? डिसएपियर हो जाती है। और इनके बाद क्या होती है? एकदम ये जितनी भी सेल्स होती है अपनी खुद की लेयर बना लेती है। ये आपके जोना पेलुसिडा क्या होगा? डिसएपियर, हट जाती है यहाँ से। कौन से दिन? छठे दिन। छठे दिन जो है ये जोना पेलुसिडा यहाँ से हट जाती है। बहुत जगह पे जो रेंज में देखा है 5 से 6 दिन। और इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा के डिसएपियर होने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं जोना हेचिंग।
बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कि जोना हेचिंग कब होता है, फर्टिलाइज ओवम में कौन से दिन होता है, तो 5 से 6 दिन में। कब होता है? 5 से 6 दिन के अंदर। और जैसे ही ये कवरिंग यहाँ से हट जाती है तो ये 16 से 64 सेल्स जो बाहर आई है, इनकी खुद की म्यूकस मेम्ब्रेन बन जाती है बाहर। और इस म्यूकस मेम्ब्रेन वाली जो 16 से 64 सेल का एक ग्रुप है, इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? आपके यूट्रस की दीवार पे जाके इम्प्लांट होता है। यूट्रस की एंडोमेट्रियम पे जाके इम्प्लांट होता है। ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? आपके यूट्रस की एंडोमेट्रियम पे जाके इम्प्लांट होता है। तो देखो, ये आपके जोना पेलुसिडा हटने को क्या बोलते हैं? जोना हेचिंग। एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि जोना हेचिंग जो है फर्टिलाइजेशन होने के कितने दिन बाद होता है? 5 से 6 दिन बाद। और अगर पूछ लिया जाए एलएमपी के हिसाब से तो कौन से दिन? 20वें दिन हो गया। 14 दिन तो वो ओवम बनने के, और ओवम बनने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ उसी दिन, और 6 दिन ये, तो कितने हो गए? 20 दिन। तो 20 दिन के बाद आई पास एलएमपी के हिसाब से पूछे, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड से पूछे तो 20 दिन के बाद जोना हेचिंग होती है। और फर्टिलाइजेशन के हिसाब से पूछे तो फर्टिलाइजेशन होने के कितने दिन के बाद? 6 दिन के बाद जोना हेचिंग होती है। और क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है आपके? ये ब्लास्टोसिस्ट आपके इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट कहाँ पर इम्प्लांट होता है? कहाँ? यूट्रस की डेसिडुआ पर। यूट्रस की डेसिडुआ। अब ये डेसिडुआ क्या है? देखो, डेसिडुआ का मतलब है प्रेग्नेंट वुमेन की एंडोमेट्रियम। जो यूट्रस की अंदर की दीवार है, एंडोमेट्रियम, प्रेग्नेंट लेडी की एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ कहते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में आप लोगों को? तो कौन से दिन आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर, ये पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन होने के कितने दिन के बाद में जो है इम्प्लांटेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन बाद, ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद 6 से 7 दिन के बाद इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता। इम्प्लांटेशन का मतलब यूट्रस की दीवार पर ब्लास्टोसिस्ट का लगना। इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है 6 से 7 दिन में स्टार्ट होता है। और कंप्लीट कब होता है? फर्टिलाइज होने के 10 से 11 दिन में कंप्लीट हो जाता है इम्प्लांटेशन। कंप्लीट इम्प्लांट हो जाता है। आई बात समझ में? तो फर्टिलाइज या ओवम फर्टिलाइज होने के कितने दिन के बाद में इम्प्लांट होना स्टार्ट करता है? 6 से 7 दिन में। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद में ब्लास्टोसिस्ट जाके इम्प्लांट होता है यूट्रस की दीवार पे। और जो है कौन से दिन तक जो है इम्प्लांटेशन यूट्रस की दीवार पे लगना कंप्लीट हो जाता है? 10 से 11 दिन में। 10 से 11 दिन में कंप्लीटली तरीके से वहां पर जो है ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली तरीके से इम्प्लांट हो जाता है। आई पास 6 से 7 दिन में स्टार्ट होगा और 10 से 11 दिन में क्या कंप्लीट हो जाता है? 6 से 11 दिन में कंप्लीट हो जाता है। अब जब इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है तो एक बात ध्यान रखेंगे, जैसे इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है यूट्रस में, ये आपके पास में यूट्रस, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यहां पर आपके यूट्रस इम्प्लांट हुआ। उसी दिन जैसे आपके इम्प्लांट स्टार्ट हुआ उसी दिन जो है वेजाइना से एक ब्लीडिंग होती है। वेजाइना से ब्लीडिंग होती है। इम्प्लांटेशन के टाइम पर वेजाइना से क्या निकलता है? ब्लड निकलता है। तो ब्लीडिंग ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, ब्लीडिंग ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के दौरान जो ब्लीडिंग होती है, वेजाइना के द्वारा जो ब्लीडिंग दिखाई देती है, उसको क्या कहते हैं? हार्टमन साइन। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्टमन साइन। हार्टमन साइन किसको इंडिकेट करता है? कि जो है ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टोसिस्ट जो है इम्प्लांट होना स्टार्ट हो चुका है, इसको इंडिकेट करता है हार्टमन साइन।
इसी तरीके से कंफ्यूज नहीं होगी। यहाँ पे देखो पूरी नर्सिंग में आप 3 तरीके के हार्टमान पढ़ोगे। एक तो हार्टमान साइन हो गया, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि हार्टमान सॉल्यूशन कौन सा है, तो हार्टमान सॉल्यूशन बोलते हैं आरएल को। आरएल की फुल फॉर्म रिंगर लैक्टेट। एक बोलते हैं आपके हार्टमान प्रोसीजर, हार्टमान प्रोसीजर, हार्टमान प्रोसीजर। एक तो हो गया हार्टमान साइन, एक हो गया हार्टमान सॉल्यूशन, एक होता है हार्टमान प्रोसीजर। नर्सिंग के अंदर आप 3 तरीके के हार्टमान पढ़ते हैं। तो हार्टमान प्रोसीजर क्या होता है, ऑपरेशन होता है प्रोक्टोसिग्मोइडेक्टोमी, प्रोक्टोसिग्मोइडेक्टोमी, सिग्मोइडेक्टोमी, सिग्मोइड को निकालना, सिग्मोइड कोलम को निकालना, प्रोक्टोस्कोप की मदद से सिग्मोइड कोलम को निकालना। ये जो प्रोसीजर होता है इसको क्या बोलते हैं, हार्टमान प्रोसीजर बोलते हैं। क्लियर। तो एक तो हार्टमान साइन रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होना स्टार्ट हुआ, वेजाइना से एक ब्लीडिंग निकलती है, उसको हम बोलते हैं हार्टमान साइन। हार्टमान सॉल्यूशन रिंगर लैक्टेक्टोमी, आरएल को, और हार्टमान प्रोसीजर प्रोक्टोसिग्मोइडेक्टोमी को, प्रोक्टोसिग्मोइडेक्टोमी, प्रोक्टोसिग्मोइडेक्टोमी, प्रोक्टोस्कोप के द्वारा सिग्मोइड कोलन को निकालना। आई बात समझ में। तो ये आपके पास में क्या हुआ, देखो आपने क्या पढ़ा, एक तो फर्टिलाइजेशन पढ़ा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या पढ़ा आप लोगों ने, इम्प्लांटेशन। कौन इम्प्लांट होता जाकर ब्लास्टोसिस्ट। ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि फर्टिलाइज्ड ओवम का कौन सा रूप, कौन सी फॉर्म जो है यूटेराइन केविटी के अंदर जाती है, यूट्रस में जाती है, तो मोरूला जाती है। आई बात समझ में। और मोरूला के बाहर की जो जोना पेलुसिडा है, उसको हटने की प्रक्रिया को, प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, जोना हैचिंग। कौन से दिन होती है, छठे दिन। और जैसे जोना हैचिंग हो जाती है, जोना पेलुसिडा हट जाती है, तो उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, वो बना जो रूप है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट ही वो फॉर्म है जो कि यूट्रस की दीवार पे जाके इम्प्लांट होती है। जैसे इम्प्लांट होना स्टार्ट होती है 6 से 7 दिन में, तो वहां से एक ब्लीडिंग होती है जो कि वेजाइना के थ्रू बाहर आती है, जिसको बोलते हैं हार्टमान साइन। आई बात समझ में। तो ब्लास्टोसिस्ट जाके आपके इम्प्लांट होता है, और मोरुला आपके जो है फैलोपियन ट्यूब से यूटेराइन केविटी में आता है। मोरुला तक की स्टेज जो होती है वो कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में। मोरुला तक की स्टेज जो खाती है फैलोपियन ट्यूब में। पूछा जाए फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। कि ओवम कहाँ पर रेस्ट रहता है, कहाँ पर सोया रहता है, ओवम की कहाँ पर इंतजार करता है स्पर्म का, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में। आई बात समझ में। ये ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में, जो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट के अंदर। क्लियर। अब देखो एक बात ध्यान रखेंगे कि 6 से 7वें दिन पे इम्प्लांटेशन तो स्टार्ट हो जाता है। कौन इम्प्लांट होता है, जाके ब्लास्टोसिस्ट। लेकिन इम्प्लांट होने से पहले, इम्प्लांट होने से पहले ब्लास्टोसिस्ट में कुछ चेंजेस होते हैं, वो बात ध्यान रखना। क्योंकि इम्प्लांट होने के बाद में, इम्प्लांट होने के बाद में क्या क्या बनेंगे, प्लेसेंटा बनेगी, फीटस बनेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगा, ये सारी चीजें बनेगी। तो इन सब की तैयारी वो पहले से ही कर लेता है ब्लास्टोसिस्ट। इन सबको बनाने की जो तैयारी है वो पहले से ही कर लेता है ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांट होने से पहले से ही। तो ब्लास्टोसिस्ट में कुछ चेंजेस होते हैं इम्प्लांटेशन होने से पहले। तो हम लिखेंगे यहाँ पे चेंजेस इन ब्लास्टोसिस्ट बिफोर इम्प्लांटेशन, चेंजेस इन ब्लास्टोसिस्ट बिफोर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के पहले ब्लास्टोसिस्ट में क्या चेंजेस होते हैं। ब्लास्टोसिस्ट कैसा दिखाई देता है आपको, इस तरीके का, 16 से 64 सेल वाला एक ग्रुप है, जिसके चारों तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन है। जोना पेलुसिडा नहीं है, जोना पेलुसिडा तो हट चुकी है, तभी तो ब्लास्टोसिस्ट कहा हमने इसको। अब क्या होता है देखो, इसके अंदर क्या होता है देखो, 2 पार्ट बनते हैं। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, 2 पार्ट बनते हैं। एक तो बाहर वाला पार्ट, ये डबल लेयर पार्ट बनता है बाहर वाला, और एक अंदर वाला पार्ट, एक अंदर वाला पार्ट।
दो पार्ट बनते हैं, एक तो आउटर और एक इनर। दो पार्ट बनते हैं, आउटर एंड इनर। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं देखो, पहले इसके अंदर दो पार्ट बनते हैं। इम्प्लांटेशन से पहले जो है ब्लास्टोसिस्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो चीज पढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे इम्प्लांटेशन से पहले ब्लास्टोसिस्ट में दो पार्ट बनते हैं। एक तो आपके पास में आउटर पार्ट, आउटर, एक आपके पास में इनर। यहाँ पे ध्यान रखें, जो अंदर वाला पार्ट है, जो अंदर वाला पार्ट है, इस अंदर वाले पार्ट से क्या क्या बनता है आपके पास में, अम्बिलाइकल कॉर्ड, अंदर वाले पार्ट से अम्बिलाइकल कॉर्ड, और बनता है आपके एम्ब्रियो, जो बाद में जाके किसमें डेवलप होगा, फीटस में। अंदर वाले पार्ट से क्या क्या बनेगा, अम्बिलाइकल कॉर्ड एक तो, और क्या बनेगा आपके, एम्ब्रियो, जो आगे जाके क्या बनाएगा, फीटस बनाएगा। आई बात समझ में, अंदर वाले पार्ट से। इम्प्लांट होने से पहले दो पार्ट में डिवाइड, दो पार्ट बनते हैं इसके अंदर, एक तो अंदर वाला पार्ट, एक बाहर वाला पार्ट। अब फ्यूचर के अंदर जो अंदर वाले पार्ट से, इम्प्लांट होने के बाद में अंदर वाले पार्ट से क्या क्या बनेंगे, अम्बिलाइकल कॉर्ड और एम्ब्रियो बनेगा। और बाहर वाले पार्ट से क्या क्या बनेंगे वो बताएंगे हम लोग। अंदर अंदर वाले पार्ट से अम्बिलाइकल कॉर्ड और एम्ब्रियो बनेगा, बाहर वाले पार्ट से क्या क्या बनेगा। तो बाहर वाले पार्ट में देखो दो लेयर होती है, एक तो ये बाहर वाली लेयर, बाहर वाले पार्ट में दो लेयर होती है, एक तो आउटर, एक तो ये बाहर वाली लेयर देखो, एक तो ये बाहर वाली लेयर है, और एक है आपके पास में अंदर वाली लेयर, ये अंदर वाली लेयर, एक ये अंदर वाली लेयर। तो इस आउटर पार्ट में दो लेयर पाई जाती है, एक तो आपके पास में बाहर वाली लेयर, एक अंदर वाली लेयर, इनर एंड आउटर लेयर। दो लेयर पाई जाती है, इनर एंड आउटर लेयर। जो आपके पास में इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं हम साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। इनर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ध्यान रखना। और जो बाहर वाली लेयर है उसको बोलते हैं सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये तो क्या बनाएगी, आपके प्लेसेंटा बनाएगी इम्प्लांट होने के बाद में। और सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट क्या बनाती है, एससीजी का फॉर्मेशन करती है। एससीजी क्या है कि हार्मोन है, एससीजी एक हार्मोन है, ध्यान रखेंगे, जिसकी फुल फॉर्म ह्यूमन कोरियोनिक कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन कहां से सीक्रेट होता है, सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट से। कहां से, सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट से एससीजी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट से। और ये एससीजी का फॉर्मेशन कब से स्टार्ट हुआ, 7th डे से ही। 6ठे दिन इम्प्लांट स्टार्ट हुआ, 7वें दिन से एससीजी बनना स्टार्ट हो गया। और 7वें दिन ही ब्लड के अंदर एससीजी स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड में अगर आप डिटेक्ट करना चाहोगे, ब्लड में एससीजी डिटेक्ट हो जाता है। आया हुआ क्वेश्चन है कि एससीजी ब्लड में कौन से दिन डिटेक्ट होता है, फर्टिलाइजेशन के कौन से दिन जो है एससीजी ब्लड के अंदर डिटेक्ट होता है। तो ब्लड के अंदर 7 डेज में। अगर आपको 7वें दिन के अंदर प्रेगनेंसी की जांच करनी है तो आप ब्लड से करोगे, और अगर आपको यूरिन से करनी है, देखो यूरिन से प्रेगनेंसी की जांच किस करते हैं, एससीजी हार्मोन से। एससीजी हार्मोन अगर ब्लड के अंदर प्रेजेंट है तो प्रेगनेंसी है, लेकिन ब्लड के अंदर कब प्रेजेंट होगा, फर्टिलाइजेशन के 7 डेज बाद में। और यूरिन से चेक करना है तो ये यूरिन के अंदर कब आएगा, एससीजी यूरिन के अंदर 90 दिन में, 9th डेज, 90 दिन जो है यूरिन के अंदर दिखाई देगा, यूरिन में एससीजी डिटेक्ट होगा। जो प्रेग्रा न्यूज वगैरह आते हैं जिसमें हम यूरिन डालते हैं, तो उस प्रेग्रा न्यूज वगैरह से प्रेगनेंसी कब चेक कर सकते हैं, 9th दिन में। 9th दिन में जो मार्केट के अंदर मिलते हैं, आप लोग उसमें यूरिन डाल के, 2 बूंद यूरिन डाल के चेक करते हो, तो 90 दिन में हम चेक कर सकते हैं यूरिन से ना।
अगर ब्लड से चेक करना है तो 7 डेज में, क्योंकि जो एससीजी होता है 7वें दिन ब्लड से आता है, ब्लड के अंदर आ जाता है, और 9वें दिन किस में आ जाता है, यूरिन के अंदर। कहाँ से सीक्रेट होता है एससीजी? सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट से, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट से। तो हमने क्या क्या पढ़ा देखो आज की क्लास में? एक तो हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन, ओवम स्पर्म का मिलना, एक पढ़ा इम्प्लांटेशन, और एक पढ़ा ब्लास्टोसिस्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान से पढ़ेंगे, नोट्स भी बनाएंगे। और